नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 18 सितंबर 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां, जो आज खबरगढ़ की सुर्खियों में सबसे आगे है। पीएम मोदी ने रात 12:38 पर ट्वीट किया, चूँकि कई लोगों ने पूछा है कि मैं अपने जन्मदिन पर क्या चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं अभी चाहता हूँ। इसके बाद पीएम मोदी ने अपनी विश लिस्ट गिनाई, जो इस प्रकार है। मास्क पहनते रहिए और इसे ठीक से पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, 2 गज की दूरी को हमेशा ध्यान में रखिए, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचिए, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाइए। साथ ही उन्होंने जन्मदिन की बधाई देने वालों का आभार भी जताया है। कृषि सुधार बिल पर बोले पीएम मोदी, किसानों के लिए यही बिल विपक्ष के घोषणा पत्र में था, हमने वादा पूरा किया तो लगे दुष्प्रचार करने। साथ ही उन्होंने कहा, किसानों को देश में कहीं भी अपनी फसल बेचने की आज़ादी देना एक ऐतिहासिक कदम है। भारतीय स्टेट बैंक SBI के ग्राहकों को आज से बैंक के ATM से किसी भी वक्त 10,000 रुपए से अधिक की राशि की निकासी के लिए वन टाइम पासवर्ड OTP की जरूरत होगी। ATM से लेन देन को सुरक्षित बनाने के लिए बैंक ने यह कदम उठाया है। यूरोप में कोरोना महामारी से पीड़ितों की बढ़ती संख्या को लेकर WHO ने हैरानी जताई है। साथ ही यूरोपीय सरकारों को चेताया है कि वो किसी तरह की ढिलाई न बरते, खासकर क्वारंटीन पीरियड को लेकर। अब खबरें राज्यों से। मुंबई में कथित भेदभाव के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी में 2 फिल्म सिटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर फिल्म बनाने के इच्छुक निर्माता निर्देशकों से सरकार संपर्क कर रही है। उत्तर प्रदेश में निवेश के हर दरवाजे खोलने के लिए सीएम ने सेक्टोरल पॉलिसी को और आकर्षक बनाने को कहा है। इसी कड़ी में यूपी की फिल्म पॉलिसी में भी बदलाव की तैयारी है। इसके लिए फिल्म बंधु के जरिए नामी फिल्म निर्माताओं, कलाकारों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इनमें क्या सुविधाएं हो, क्या छूट मिले, फिल्म पॉलिसी को कैसे और आकर्षक बनाएं, सरकार सीधे फिल्मकारों से यह बात पूछेंगी। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आकर्षित करता है। औद्योगिक क्षेत्र में अपनी वृद्धि के लिए राज्य को निवेशकों के लिए एक आकर्षक विकल्प बना रहना चाहिए। CMO ने कहा है कि इसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार में आसानी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार की जाएगी। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों की खर्च सीमा तय कर दी है। चुनाव प्रचार के दौरान कोई भी प्रत्याशी 10,000 रुपए नगद और 28 लाख से अधिक खर्च नहीं कर सकता है। गया और पटना एयरपोर्ट पर इनकम टैक्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट तैनात होगी। इस संबंध में चुनाव आयोग ने सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में पर्यटन के लिए वन 23 सितंबर से खोले जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि हर साल मानसून के कारण 15 जुलाई से 15 सितंबर तक वन 2 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अधिकारियों ने कहा है कि राज्य सरकार ने त्योहारों से पहले वनों को खोलने का फैसला किया है, क्योंकि लंबे समय से इनके बंद होने से पर्यटन अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक रविकांत सिन्हा ने बताया कि वनों को खोलने का निर्णय वन मंत्री राजीव बनर्जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में गुरुवार को 3 महीने की अज्ञात शिशु का शव मर्चुरी रूम में बक्से में बंद मिला। 5 दिन से बच्चे का शव मर्चुरी रूम के फ्रीजर में रखा था। 5 दिन पहले बच्चे की मौत हो चुकी है, तब से शव इसी हालत में पड़ा है। दरअसल नवजात शिशु की मृत्यु 12 सितंबर को हो चुकी है, लेकिन नवजात शिशु के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं दी। जाहिर तौर पर अस्पताल का स्टाफ बच्चे के शव को फ्रीजर में रखकर भूल गया। कोयम्बटूर के मेट्टुपालयम वन रेंज के एक नर हाथी को कल शाम नीलगिरी के जंगलों में मृत पाया गया था। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु में लगातार बारिश के चलते एक हाथी कीचड़ में फिसल गया। पैर में चोट लगने के चलते हाथी बाहर निकलने में कामयाब ना हुआ और लगभग 15 फीट नीचे तक फिसल गया, जिससे हाथी अपने प्रयास में असफल हो गया और उसकी मौत हो गई। राजस्थान सरकार ने 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक गहलोत सरकार ने गुरुवार को दोनों बोर्ड परीक्षा को लेकर अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के मुताबिक अब 8वीं कक्षा के बच्चों को परीक्षा में खराब प्रदर्शन पर फेल किया जाएगा, जबकि अभी तक शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 8वीं कक्षा तक किसी को फेल नहीं करने का प्रावधान था। अब राज्य सरकार ने एक्ट में संशोधन कर 8वीं में सप्लीमेंट्री परीक्षा और इसमें असफल विद्यार्थियों को फेल करने का प्रावधान लागू किया है। वहीं 5वीं कक्षा में विद्यार्थी को फेल नहीं किया जाएगा, लेकिन अब उन्हें भी सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी होगी। सप्लीमेंट्री परीक्षा में असफल रहने पर भी 5वीं के विद्यार्थी को पास कर दिया जाएगा।
कर्नाटक से बीजेपी राज्यसभा सांसद अशोक गास्ती का 55 वर्ष की उम्र में कोरोना वायरस से निधन हो गया। बीजेपी सांसद अशोक गास्ती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 2 सितंबर को इलाज के लिए उन्हें बेंगलुरु के ओल्ड एयरपोर्ट रोड स्थित मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां गुरुवार को उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उपचार के दौरान ही उनका निधन हो गया। गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित सरदार सरोवर बांध वर्तमान मानसून मौसम में बृहस्पतिवार को पहली बार अपने पूर्ण जलाशय स्तर 138.68 मीटर तक भर गया। इस पर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सरदार सरोवर बांध ने 138.68 मीटर के अपने पूर्ण जलाशय स्तर को प्राप्त कर लिया। इस गौरवशाली क्षण पर बांध के द्वार खोलने और जल प्रवाह के दृश्य को साझा करने का पहला वीडियो नमामि देवी नर्मदे आपको बताते चले कि इस बांध को गुजरात की जीवन रेखा माना जाता है। ओडिशा में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंची केंद्रीय टीम से ओडिशा सरकार ने 1100 करोड़ रुपए सहायता राशि प्रदान करने के लिए मांग की है। राज्य के 2 दिन के दौरे पर आई केंद्रीय टीम ने बाढ़ से प्रभावित 3 जिलों का दौरा किया है। इसके बाद इस टीम ने गुरुवार को राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव, विशेष राहत आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बाढ़ से हुए नुकसान एवं इसके बाद किए गए पुनरुद्धार कार्य के बारे में एक रिपोर्ट ओडिशा सरकार की तरफ से केंद्रीय टीम को दी गई। केरल सरकार के कोरोना वायरस को लेकर जारी नए दिशा निर्देश राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसमें बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को काम की इजाजत दी गई है। दुनिया भर में हुए शोध से यह बात साबित हो चुकी है कि बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीज संक्रमण फैला सकते हैं। ऐसे में केरल सरकार के बीच अजीबोगरीब फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच झारखंड विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन सरकार ने लैंड म्यूटेशन बिल नहीं लाया। इधर बिजली की बदहाली के खिलाफ हजारीबाग से भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने विरोध प्रदर्शन किया। सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। असम में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूल 21 सितंबर से खुलेंगे। इसके लिए सरकार ने SOP जारी की है। दरअसल सूबे की सरकार ने केंद्र सरकार के अनलॉक 4 दिशा निर्देशों के तहत राज्य में 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए फिर से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। असम के राज्य माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव बी कल्याण चक्रवर्ती द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूलों को खोलने को लेकर जारी की गई SOP 21 सितंबर से प्रभावी होगी और अगले 15 दिनों तक लागू होगी। पंजाब में कृषि विधेयकों के विरोध में किसान उग्र हो रहे हैं। किसान संगठनों ने 25 सितंबर को पंजाब बंद का ऐलान किया है। मिली जानकारी के अनुसार इसके साथ ही वे 24 से 26 सितंबर तक रेल चक्का जाम करेंगे। वहीं दूसरी ओर फतेहगढ़ साहिब से कांग्रेस विधायक कुलजीत नागरा ने कृषि विधेयक के विरोध में विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ट्वीट करके अपने इस्तीफे की जानकारी दी। जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों की ओर से आग्रह के बाद छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने 20 से 30 सितंबर तक लॉकडाउन का निर्णय लिया है। बढ़ते संक्रमण के मामले और शहरवासियों की मांग को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर दुर्ग व जिला दंडाधिकारी ने लॉकडाउन पर मुहर लगा दी। लॉकडाउन के दौरान कुछ आवश्यक सेवाएं ही संचालित की जा सकेगी। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में C2 फार्मूले से हरियाणा ने किनारा कर लिया है। इस फार्मूले को प्रदेश सरकार न तो तर्कसंगत मानती है और न ही सूबे में इसे लागू किया जाएगा। इसके अलावा आयोग की 201 सिफारिशों को हरियाणा सरकार ने प्रदेश में लागू करने का मन बना लिया है। सरकार का दावा है कि किसानों के हित में हर सिफारिश और फैसला प्रदेश में लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने ई-वाहनों के लिए पूरी दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क तैयार करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत PWD, परिवहन विभाग, DMRC, स्थानीय निकाय समेत सभी संबंधित एजेंसियां 2 सप्ताह में चार्जिंग स्टेशन लगाने की जगह की पहचान करेंगी। दिल्ली सरकार 1 साल के भीतर 200 जगहों पर स्टेशन लगाएंगी। योजना के अनुसार पार्किंग, मॉल, ऑफिस कॉम्प्लेक्स, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, होटल, अस्पताल, शिक्षा संस्थान जैसे स्थानों पर चार्जिंग पॉइंट बनाना है। जम्मू कश्मीर में हमारे जवानों को एक के बाद एक बड़ी सफलता मिल रही है। एक बार फिर आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना को 52 किलोग्राम विस्फोटक मिला है। साथ ही एक और जगह से 50 डेटोनेटर भी मिले हैं। उत्तराखंड की सीमा पर कोरोना जांच के विरोध को देखते हुए राज्य सरकार ने कदम पीछे खींच लिए है। अब बाहरी राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले सभी लोगों के लिए बॉर्डर पर कोरोना की जांच जरूरी नहीं होगी। पर्यटन, फिल्म शूटिंग जैसी गतिविधियों वालों को ही नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। गुरुवार को स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां आने वाली गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे, बुजुर्ग, कारोबारियों, बिजनेसमैन, VIP अधिकारियों एवं न्यायाधीशों को बॉर्डर पर जांच कराने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में हुए सड़क हादसे में कार सवार
4 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक शिमला के कोटगेहा में यह हादसा बताया जा रहा है। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। मणिपुर के कार चोर गिरोह से जुड़े अवंग मेहताब को लेकर नया सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि वह ड्रग तस्कर भी है। ये खुलासा हरियाणा पुलिस ने किया है। इस खुलासे से जांच एजेंसियां भी हैरान हैं। आपको बताते चले कि अवंग मेहताब व उसके साथी कबीर अहमद को 8 दिन पहले फरीदाबाद पुलिस ने ही गिरफ्तार किया था। फरीदाबाद पुलिस का यह भी दावा है कि वहां अवंग के कपड़े से बड़ी मात्रा में बरामद हुई नशीली गोलियां भी मिली है। पुलिस दोनों को अब रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान आरोपित कई अहम खुलासा कर सकते हैं। खबरगढ़ के तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी, जुकाम, गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श ले। अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदल कर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।